साहित्य निधि में सुनिए हिंदी की महान कथाकार मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी हार। कल से रह रहकर बचपन में पढ़ी एक कहानी याद आ रही है। ईसाइयों की एक पौराणिक कथा पढ़ी थी कि देवताओं ने शैतान को किसी अपराध के कारण मृत्यु लोक में ढकेल दिया। बहुत गिड़गिड़ाने पर एक शर्त रख दी कि जब मृत्यु लोक के सब प्राणी आकर उसकी मुक्ति की प्रार्थना करेंगे तभी वो शाप मुक्त हो सकेगा। बेचारा शैतान दिलोजान से ये कोशिश करता कि संसार के सारे प्राणी उसकी मुक्ति की प्रार्थना करें, पर देवताओं के शाप के साए के नीचे दिन रात वो लोगों को ईश्वर के खिलाफ भड़काया करता और लोग उसकी ओर आकर्षित हो ईश्वर से दूर होते जाते। जितना वो ईश्वर के समीप लाना चाहता उतना ही उन्हें दूर ले जाता और अपनी बेबसी पर मन ही मन घुटता कुड़ता, पर कुछ ना कर पाता। लगता है ऐसे ही किसी शाप की छाया मुझ पर भी पड़ी हुई है, नहीं तो कल जो कुछ हो गया वो क्या संभव था। कल से न जाने कितनी बार सोच चुकी हूँ कि इस बात को भूल जाऊँ, घोट कर पी जाऊँ, जिससे कोई जान भी ना पाए, पर लगता है कि यदि इसे उगल न दिया तो ये बात ही मुझे पी जाएगी और कल की इस स्थिति तक पहुँचने के पहले कितना क्या कर आई हूँ उसकी भी एक झलक दिखा ही दूँ। मध्यम वर्ग के परिवार की एक लड़की की तरह मेरा बचपन भी हंसते खेलते लाड़ दुलार की छाया में बीता। माँ बाप की इकलौती बिटिया और जिद और हठ जन्म के साथी। घर में लक्ष्मी की असीम कृपा चाहे न रही हो, पर सरस्वती की अपार कृपा दृष्टि थी और घर का सारा वातावरण ही साधारण परिवार से नितांत भिन्न था। पिताजी अत्यंत स्वतंत्र प्रकृति के बुद्धिजीवी व्यक्ति थे और स्वच्छंदता मैंने उनसे विरासत में पाई थी। पिताजी यूँ किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे, पर सभी दलों में बेहद दिलचस्पी रखते और सबकी बड़ी खरी आलोचना भी करते थे। उनके पास नगर के विभिन्न पार्टियों के प्रमुख लोग रोज ही आया करते थे। घंटों बहसें हुआ करती। जब कभी दो विरोधी दल के लोग आ जुटते तब तो घर बहस का अखाड़ा हो जाया करता था। मैं जब नहीं समझती थी तब भी बराबर ऐसे समय में पिताजी के पास बैठा करती थी और जब समझने लगी तब तो उनकी अनुपस्थित में भी लोगों को बिठाकर बातचीत बहस आलोचना करती थी। खून की गर्मी कहिए या उम्र का दोष, पार्टी की बातें मुझे बहुत अपील करती थी और धीरे धीरे मैं जान ही नहीं पाई कि मैं कब पार्टी की मेंबर बन गई और उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। पिताजी को मेरे इस कार्य से कोई ऐतराज़ नहीं था, बस दो बातों के लिए वे सदा सचेत करते रहते थे। एक, मैं अपनी पढ़ाई की उपेक्षा न करूं, दूसरे, किसी भी पार्टी या वाद की सीमाओं से बंधकर अपने को इतना संकीर्ण न बना लूं कि दिमाग के सब पर्दे ही बंद हो जाएं। उनकी बातों का पालन कहाँ तक कर सकी सो तो खुदा ही जाने, पर इतना जानती हूँ कि जरा जिम्मेवारी का काम मिलने के बाद मुझ पर पार्टी का नशा सा छा जाता था। बात ये सन 45 के अंतिम दिनों की है। आज़ाद हिंद फौज के करिश्मे पढ़ पढ़कर सारी जनता बावली हो रही थी। हड़ताल, जुलूस, सभाओं का बाजार गर्म था। कॉलेज के छात्र छात्राओं में जोश का ऐसा ज्वार आया था कि बिना मतलब ही ब्लेड से अंगूठे काट काट कर एक दूसरे के या नेताजी की तस्वीर पर खून का तिलक करते फिरते थे और महसूस करते थे कि अपने इस हौसले के काम से आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। कॉलेज के अधिकारियों की इच्छा के खिलाफ और सख्त हिदायत कर देने के बावजूद एक बड़ी सभा मैदान में हुई। सारी बात तो इस समय ठीक से याद नहीं, पर वक्ता महाशय की किसी बात का मैं बड़े जोरों से विरोध कर उठी। वो मुझे शेर की तरह घूरने लगे और मेरे तर्क का उत्तर, जो कि शायद उनके वश के बाहर की बात थी, दिए बिना ही मुंह पर अपार घृणा लाकर झिड़कते हुए कहा, अब लड़कियों से राजनीति के मामले में बहस कौन करे? राजनीति की ABCD भी तो जानती नहीं। हाँ, राजनीति का ठेका तो आप लोगों ने ले रखा है ना। भेड़िया धसान की भांति काम करते हैं और राजनीति की डींग हाँकते हैं। मैं बौखला उठी। खैर, उनका जो कार्यक्रम था वो हुआ और खूब जोर शोर से हुआ, पर मेरे मन में लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि को लेकर जो ताना दिया गया था वो कुछ ऐसा चुभ गया कि मैं उसे कभी भूल ना सकी। राजनीति को ही जीवन का क्षेत्र बनाने का जो संकल्प था वो दृढ़ से दृढ़तर होता गया। पर इस बात को मैंने महसूस किया कि सचमुच
लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि पर लोग अधिक विश्वास नहीं करते। हमारी पार्टी के कितने ही सदस्य इस बात को घुमा फिराकर जब तब मेरे कानों में पहुंचा ही दिया करते थे, जिसे सुनकर मेरा खून खौल जाया करता था। जब कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी का काम देने की बात चलती तो लड़कियों का नाम उस लिस्ट में से गायब हो जाता। अधिक बहस करो तो कहते लड़कियों की नेक नियति पर संदेह नहीं, पर जरा भावुक किस्म की होती हैं ना, कहीं घर की याद आ जाए तो रोने बैठ जाएं तो सब चौपट हो जाए। इसके अतिरिक्त भी 50 तरह की झंझटें हैं लड़कियों को हर काम में साथ लेकर चलने में। और ये सब सुनकर लगता कि या तो मैं पार्टी वार्टी सब छोड़ दूं या कुछ ऐसा कर गुजरूं जिससे सदा सदा के लिए इनका मुंह बंद हो जाए। पर उस समय तो मैं दोनों में से एक भी काम नहीं कर सकी। तभी जीवन ने एक और मोड़ लिया। मैंने विवाह करने का निश्चय किया। सभी सोचते थे कि मैं अपनी पार्टी के किसी सदस्य से विवाह करूंगी, पर जब सबने देखा कि मैंने एक विरोधी पार्टी के सदस्य को अपना जीवन साथी चुना है तो उनके आश्चर्य और कौतूहल का ठिकाना न रहा। पार्टी वालों ने तो ऐतराज़ भी किया, पर मैंने साफ कह दिया कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, जिसमें मैं पिताजी के अतिरिक्त और किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। साधारण परिचय से कैसे ये व्यक्ति मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया था, ये स्वयं एक लंबी गाथा है, पर बिल्कुल मेरी अपनी। आप इतना भर जान लें कि विवाह के पहले हमने खूब अच्छी तरह एक दूसरे को परख लिया था। राजनीतिक विचारों का कट्टरपन पूरी तरह से एक दूसरे पर जाहिर कर दिया था और साथ ही ये भी साफ कर दिया था कि शादी के बाद भी हम बदस्तूर अपनी अपनी पार्टियों का काम करेंगे और कभी भूल कर भी अपने विचार दूसरे पर लादने की चेष्टा नहीं करेंगे। पिताजी इस विवाह को लेकर काफ़ी सशंक थे, पर उन्हें 2 वर्ष में ही अच्छी तरह आश्वस्त कर दिया कि मैंने ये चुनाव करके भी कोई गलती नहीं की। पार्टी के लोग तो ये समझे बैठे थे कि विवाह के बाद ही मैं पति का ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनकर उनकी पार्टी के उनके विचारों के गुणगान गाने लगूंगी। पर शादी के बाद भी जब मैं पहले की तरह ही बल्कि और भी अधिक लगन से अपनी पार्टी का काम करने लगी तो सचमुच ही मैं सबके आश्चर्य का विषय बन गई। हम दोनों पति पत्नी अपने अपने विचारों पर इतनी दृढ़ता से विश्वास रखते थे भी ये संबंध कि उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं कर सका। हाँ, कभी कभी घर में बहस ज़रूर हो जाया करती थी, पर वो गर्मा गर्मी तक पहुँचे उसके पहले ही शेखर उसे मजाक का रूप देकर वातावरण के तनाव को कम कर देते थे। यूँ हम दोनों में अपार स्नेह था, पर पार्टी की गुप्त बातें हम कभी एक दूसरे को नहीं बताते। इस मामले में हमारी एक सीमा थी जिसका अतिक्रमण कोई नहीं करता। आश्चर्य तो ये था कि ना हमारे काम में किसी प्रकार की शिथिलता आई, ना हमारे संबंध में ही किसी प्रकार की कटुता। दोनों चीज़ें समानांतर रेखाओं की भांति अलग अलग चल रही थीं, पर साथ साथ और कभी टकराती नहीं थी। तभी चुनाव आ पहुँचे। आज़ादी के बाद का पहला चुनाव। बड़ा जोश था, बड़ी गर्मी। साल भर पहले से ही सभी पार्टियां अपना अपना रंग जमाने की कोशिशों में जुटी हुई थीं। जब व्यक्तियों के चुनने का सवाल आया तो पार्टी से मुझे खड़ा होने के लिए कहा गया। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि आप किसी और योग्य व्यक्ति को खड़ा कीजिए, उसे जिताने में मैं अपनी जान लड़ा दूंगी, पर खड़ी मैं नहीं होंगी। खैर, सबकी राय से अंत में अजीत मित्रा को टिकट देने का निश्चय किया और चुनाव की तैयारी जोर शोर से आरंभ हो गई। 2 दिन बाद ही शेखर ने आकर बताया कि उनकी पार्टी की तरफ से वे खड़े हो रहे हैं। सुनकर ही मेरा माथा ठनका, मन का भाव चेहरे पर आ गया तो वे बोले, तुम्हें ये बात शायद अच्छी नहीं लगी? नहीं, ये बात तो नहीं। सोच रही थी अभी तक तुम्हारी पार्टी की ही विरोधिनी थी, अब तुम्हारा भी विरोध करना पड़ेगा। तुम हारो ये भी नहीं चाहती और तुम जीतो ये तो कभी भी नहीं चाहती। कुछ उल्टा सीधा हो जाए और तुम ज़बरदस्ती बुरा मान जाओ तो ठीक नहीं। अरे बुरा क्या मानना, फिर ये विरोध कोई मेरा विरोध तो होगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी निजी हैसियत से तो खड़ा हो नहीं रहा हूँ। मैं तो पार्टी की ओर से उसकी हैसियत से खड़ा हो रहा हूँ। सो विरोध तो पार्टी का ही होगा और वो तो तुम शुरू से ही करती आई हो। कोई नई बात तो इसमें नहीं होगी। फिर 20वीं सदी के हर पढ़े लिखे स्त्री पुरुष को इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने निजी विचार रखे और उनको अमल में लाने की तहे दिल से कोशिश करे।
तुम्हारी ऐसी उदारता देखकर ही तो मैं दिलो जान से तुम पर मर मिटी थी। और फिर जानबूझकर ही हमने बातचीत का विषय बदल दिया। करने को चाहे हम बड़े बड़े आदर्शों की बात कर गए, पर मैंने देखा कि ज्यों ज्यों चुनाव की गर्मी बढ़ती जाती थी, त्यों त्यों मन में कुछ तनाव आता जा रहा था। एक दिन पार्टी के दफ्तर में बैठे बैठे किसी ने ताना कस दिया कि मुझ पर अधिक विश्वास नहीं किया जाए, क्योंकि ब्लड इज थिकर देन एनीथिंग एल्स। पार्टी के प्रति मैं चाहे कितनी भी वफादार हूँ, आखिर पति तो पति ही है। फिर ऐसा पति जिस पर मुझे नाज था, जिसकी मैं सदा भूरी भूरी प्रशंसा किया करती थी। सुना तो आग लग गई। इच्छा तो हुई कोई कड़वी सी बात कहकर मन का गुबार निकाल लूं, पर वहां तो कुछ नहीं कर सकी। गुस्सा निकाला घर आकर शेखर पर। कल हम लोगों ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया है। तुम्हारी कसकर धज्जियां बिखेरने वाली हूँ। कान खोल कर सुन लो अभी से, नहीं तो कल फिर भिन्न भिन्न करोगे। अरे बाबा, तो कल सभा में धज्जियां बिखेरना, अभी से क्यों बिखेर रही हो? दूसरे दिन सचमुच ही उचित अनुचित का विवेक खोकर अपने पति के खिलाफ ऐसा जोरदार भाषण दे दिया कि ताना कसने वाले मित्र को उसी समय आकर मुझसे क्षमा मांगनी पड़ी। उस भाषण की सफलता ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। लोगों पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। लोगों के पास सबसे बड़ी दलील यही थी कि हमारी पार्टी में ज़रूरी कोई अच्छी बात है, तभी तो सोने जैसे पति की निंदा करते भी लड़की हिचकिचाई नहीं तो औरत के लिए पति का विरोध करना कोई सरल काम नहीं। अब तो आए दिन सभाएं होने लगी और मैं खुलेआम अपने पति की पार्टी की और कभी स्पष्ट और कभी अस्पष्ट रूप से शेखर की बुराई करने लगी। भाषणों में जोश रहता था और बोलने का ढंग ऐसा कि सुनने वाला एक बार तो मेरी बात का कायल हो ही जाता था। पार्टी के सभी सदस्य मुक्त कंठ से मेरी प्रशंसा करते और मैं फूली फिर रही थी। व्यस्त इतनी हो उठी कि घर और पति की सुध लेने का समय ही नहीं रहा। शेखर भी अपने काम में व्यस्त और मैं भी। 4-5 दिन तक मिल भी नहीं पाते। जब साथ बैठने का अवसर आता तब भी बातचीत आंचल बंद सी ही हो गई थी। उनकी ये बेरुखी मुझे भाती तो नहीं, पर मैं परवाह भी नहीं करती थी। मन में कभी कुछ कशमकश भी चलती तो ये कहकर समझा देती कि विचारों का संघर्ष है, यूँ हम आज भी एक दूसरे को उतना ही स्नेह करते हैं। चुनाव के कुल 15 दिन रह गए। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि परिणाम क्या होगा। टक्कर बहुत जोरदार थी और फिर एक ओर पति और दूसरी ओर पत्नी के होने से सब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई थी। हमारी विरोधी पार्टी के पास साधन थे, सुविधा थी। वे लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे थे, जबकि हमारे कितने ही काम पैसे की वजह से रुके पड़े थे। कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी। लोग रात दिन एक करके खून पसीना बहाकर काम कर रहे थे, पर पैसा कहाँ से आए? एक एक चुनाव के लिए जितना कोटा मिला था वो समाप्त हो चुका था, बल्कि उससे अधिक ही खर्च हो चुका था। फिर भी पैसे की आवश्यकता बनी ही थी। आखिर निर्णय किया गया कि सब सदस्य ही सामर्थ्य भर सहायता करें। यदि संभव हो सका तो पार्टी बाद में अदा कर देगी। मैं घर पहुंची। मेरी निजी संपत्ति कुछ भी नहीं थी। शेखर से मांगना भी उचित नहीं था। कोई और रास्ता न देखकर मैंने अपने पिता के यहाँ से मिले जेवरों का बकस पार्टी के हवाले कर दिया। शेखर को भी ये बात मालूम पड़ी, पर वे बोले कुछ नहीं। यूँ भी मैं जेवर पहनती नहीं थी, न शौक था न आवश्यकता। फिर अभी तो जैसे जीने मरने की बाजी लगी हुई थी, जेवरों की क्या बिसात। दिन सरकते जा रहे थे और मेरा पागलपन बढ़ता जा रहा था। सवेरे जल्दी निकल जाती, घर जाकर लोगों को समझाना, बस्तियों में जाकर लोगों के मन में अपनी पार्टी के लिए सहानुभूति पैदा करना और उन्हें अपने पक्ष में करना, बस यही काम था। शेखर से बात किए भी कई दिन हो गए थे, पर वो सब कुछ मैंने उठाकर ताक पर रख दिया था। आखिर 3 दिन बाकी रह गए। शाम को मैं किसी काम से घर आई तो देखा शेखर भी बैठे हैं, किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने एक क्षण को मेरी ओर आंख उठाकर देखा, फिर बिना एक भी शब्द बोले अपना काम करने लगे। जाने क्यों मुझे ये उपेक्षा चुभ गई। मैं भी चेहरे पर अत्यंत लापरवाही का भाव लिए अपने कमरे में चली गई और खट से दरवाज़ा बंद करके लेट गई। सवेरे से घूमते घूमते पैर बुरी तरह दर्द कर रहे थे। उस पर से खाना पीना भी समय पर नहीं हो पाता था, सो आराम करने को जी ललक उठा। लेटी तो शेखर की वो उपेक्षित दृष्टि आंखों के सामने घूम गई। सोचने लगी
चाहे कोई कितना ही उदार हो, आखिर पुरुष पुरुष ही है। वो बस यही चाहता है कि नारी उसी का अनुसरण करे। कहने को ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, पर जब मौका आया तो सहा नहीं गया। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सोचा शेखर ही होंगे, पर खोला तो देखा पार्टी का एक सदस्य खड़ा था। वो जल्दी में था और घुसते उसने कहा, 100 रुपये दे सकेंगी आप? 100 रुपये? रुपये तो मेरे पास अब बिल्कुल नहीं हैं। जो कुछ जेवर थे वो भी दे आई। कहीं से इंतजाम भी नहीं कर सकती? इतनी ज़रूरत है कि क्या बताऊं। रुपए ना होने से बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तभी मुझे अपने एक हार की याद आई। विवाह के बाद शेखर ने मुझे बड़े दुलार से वो हार लाकर उपहार स्वरूप दिया था। पति के स्नेह में सने उस हार को निकालते समय एक बार मेरा हाथ कांप गया, पर दूसरे क्षण मैंने वो हार उसके हाथ पर रख दिया। हार लेते उसका मन वैसे ही गवाही नहीं दे रहा था। फिर ये सुनकर कि ये मेरे पति का प्रेमोपहार है, उसे तुरंत लौटाते हुए बोला, नहीं नहीं, तब नहीं, रहने दीजिए, और कहीं से देखूंगा। अरे क्या पागलों जैसी बातें करते हैं आप भी। मैं इन थोती भावुकता की बातों में जरा भी विश्वास नहीं करती। फिर इस समय तो मेरे मन में शेखर के प्रति आक्रोश भी भरा हुआ था, सो जबरदस्ती हार देकर उसे विदा किया। उसके जाते ही शेखर ने बुलाकर पूछा, वो हार दे दिया तुमने? हाँ, मैंने तिनक कर कहा। हमारी पार्टी को रुपयों की सख्त ज़रूरत थी। अरे मैं कोई सफाई थोड़ी मांग रहा हूँ, यूं ही पूछ बैठा था। उनकी इस नरमाई से गुस्सा और बढ़ गया। मन ही मन कहा, सफाई मांगो भी तो यहाँ कौन देने बैठा है। दूसरे दिन पार्टी के दफ्तर गई तो चारों ओर मेरी प्रशंसा हो रही थी। कोई और समय होता तो उस प्रशंसा से मन फूल उठता, पर कल से जाने कौन सा कांटा मेरे मन में रह रहकर चुभ रहा था और मैं पूरी तरह खुश नहीं हो पा रही थी। मैं कब से शेखर की उपेक्षा करती आ रही थी, पर उस ओर से नितांत बेखबर होकर बार बार मुझे उनकी उपेक्षा का ध्यान आ जाता और मन सुलग उठता। बार बार सोचती, जब परीक्षा का मौका आया तो सारा आदर्शवाद झड़ गया। ये पुरुष होते ही ऐसे हैं, अंदर से कुछ ऊपर से कुछ। मैंने तो शादी के पहले ही साफ साफ कह दिया था कि दुनिया की कोई ताकत मुझे पार्टी से अलग नहीं कर सकेगी। अब पार्टी का काम करती हूँ तो इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है। मैं तो मुंह नहीं फुलाती। यही सब सोचते सोचते और काम करते करते रात के 11:30 बज गए। कल तो चुनाव ही था। सोचा घर जाकर थोड़ी देर सो लिया जाए, क्योंकि दूसरे दिन सवेरे 5 बजे से ही लोगों को लाने का काम शुरू करना था। जैसे ही घर में घुसी देखा शेखर के कमरे की बत्ती जल रही थी और वे अपने परम प्रिय मित्र से बातें कर रहे थे। मन में जाने कैसा कौतूहल हुआ बात सुनने का। शायद किसी रहस्य का ही उद्घाटन हो जाए। ये सोच मैं चुपचाप दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। रोम रोम कान बनकर अंदर की बातें सुनने लगा। पता नहीं क्यों तुम 2-3 दिन से बड़े खिन्न दिखाई देते हो। अरे मुझसे शर्त बदलो, जीत तुम्हारी निश्चित है, मित्र ने कहा। इसी का तो गम है भाई, मेरी जीत की संभावना ही मुझे खिन्न बनाए दे रही है। सोचता हूँ मैं हार भी गया तो उस लज्जा को सह लूँगा, पुरुष हूँ और सहने का आदी। पर जीत गया तो दीपा का क्या होगा? तुम देखते हो पगली हो गई है इसके पीछे। वो हार का धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और सच पूछो तो इसीलिए चाहता हूँ कि मैं हार जाऊँ। बड़े हताश और बुझे हुए स्वर में शेखर ने कहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? उनको जब तुम्हारी चिंता नहीं तो तुम क्यों उनकी चिंता से यूँ गमगीन हुए बैठे हो? तुम्हारी निंदा करने में वो पागलपन की सीमा तक उतर आई थी, ये भी याद है? मुझे उसके इस पागलपन से ही तो प्यार है शर्मा। जब देखता हूँ कि लड़कियाँ भावुकता को परे रखकर किसी बात पर यूँ खुले दिमाग से सोच सकती हैं, तो भारत के सुनहले भविष्य की तस्वीर आंखों में उतर आती है। इससे अधिक कुछ भी सुनना मेरे लिए असंभव हो गया। रात कैसे बीती मेरा खुदा ही जानता है। 5 बजे मैं अपने काम पर न जा सकी। ठीक 8 बजे विक्षिप्तावस्था में मैं अपना वोट जाने कैसे अपने पति की पेटी में डाल आई। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी हार।